शिवानी ने भैया जी को धमकाते हुए एक बार फिर पूछा। भैया जी क्या सोच रहे हैं आप? जितना पूछे हम उतना बोलिए। क्या हुआ है रुचि को? बताइए जल्दी, वरना हम नहीं जाएंगे आपके साथ। हम वापस जेल चले जाएंगे। हाँ। गायत्री और मुस्कान एक दूसरे की तरफ देखने लगी। गायत्री बीच में बोली, शिवानी, भैया जी की बात मानो, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। गड्डी में बैठो, घर चलो, सब बताते हैं। ए चूतिया औरत, अपनी औकात में रहे। जब हम भैया जी से बात कर रहे हैं तो उन्हीं से करने दे, समझी? गायत्री के कान लाल होने लगे। उसको लग रहा था कि दुबली पतली शिवानी के वो एक थप्पड़ मारेगी तो वो घूम के गिरेगी। वो उसे मारने के लिए आगे आई तो मुस्कान ने रोक दिया। ये क्या कर रही है तू? देखो गायत्री, अपनी हद में रहो। हमारा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अरे तेरा दिमाग खराब है तो बाकी सबका भी करेगी? हाँ, सेल्फ सेंटर्ड कुतिया, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। शिवानी ने कुतिया शब्द सुनते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ चिपका दिया। मादरचोद औरत, अपनी औकात भूल गई। गायत्री के थप्पड़ पड़ते ही मुस्कान ने उसको छोड़ दिया। गायत्री ने भी शिवानी पर हाथ उठाया तो शिवानी ने हवा में ही रोकते हुए गायत्री के पेट पर एक लात मारी। तुरंत मुस्कान भी इस फाइट में शामिल हो गई। उसने शिवानी के बाल पकड़ लिए। तू भी इसकी सगी निकली साली रंडी। शिवानी ने अपने बालों के दर्द की फिक्र ना करते हुए मुस्कान को पटक दिया। वो तो पहले से ही दुबली पतली थी। शिवानी ने 8 किलो वजन जरूर घटाया था, पर उसकी ताकत डबल हो गई थी। आओ कुत्तियों, देखती हूँ कितनी ताकत है तुम में। गायत्री और मुस्कान दोनों सड़क पर पड़ी हुई थी। दोनों उठने की कोशिश कर रही थी जब शिवानी ने उन्हें ललकारा, लेकिन तभी भैया जी ने शिवानी के गाल पे इतनी जोर थप्पड़ मारा कि शिवानी का सर चकरा गया। बहुत हो गया तुम्हारा। इन दोनों ने तुम्हें बाहर निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम इन्हें ही बेले पड़ी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो अब घर जल्दी, दोबारा ना कहना पड़े। ऑर्डर देकर भैया जी आगे आगे चल दिए। शिवानी उनके पीछे जाने ही लगी थी कि रुकी। उसने मुस्कान और गायत्री की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। दोनों ने फिर एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मिट्टी में सन गई थी। क्या हो गया तुझे शिवानी? 1 महीना जेल में रह के आओ, समझ जाओगी। मुस्कान ने शिवानी का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, पर गायत्री ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो अपने कपड़े झाड़ती हुई भैया जी की गाड़ी की तरफ चल दी। शिवानी आगे भैया जी के साथ बैठी थी और पीछे गायत्री और मुस्कान बैठी थी। चारों चुप थे। इनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। शिवानी बस एक नजर भैया जी को घूरे जा रही थी। भैया जी का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। आखिरकार शिवानी का पेशेंस जवाब दे गया। अब तो बताइए क्या हुआ है रुचि को? मर गई है वो। भगवान को प्यारी हो गई है। इतनी बुद्धि नहीं है तुम में? हाँ, इतनी देर से सब लोग तुम्हारा सवाल टाल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? शिवानी को भैया जी की आवाज ही आनी बंद हो गई। उसके सामने रुचि का मासूम चेहरा आ गया। वो मर गई। वो छोटी स्मार्ट बच्ची नहीं रही। वो जो इतनी तेज थी कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम झेल जाती थी, वो मर गई। शिवानी जब तक कुछ और पूछती, भैया जी की आंखों में आंसू भर आए। वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे से आंसू पोंछने लगे। तभी पीछे से गायत्री बोली, उसके पेट में अल्सर हो गया था। कोई कहता है कि हॉस्पिटल वालों ने अच्छे से इलाज नहीं किया। हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि इलाज किया था, दवा लाने को बोला था। पेशेंट के साथ जो लड़की थी पता नहीं कहाँ चली गई। टाइम पर दवा नहीं मिलने की वजह से भैया जी के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। गायत्री जी, आपको कार चलाना आता है? हाँ, आप रोकिए साइड में, मैं चलाती हूँ। अब भैया जी और मुस्कान पीछे बैठे थे और ड्राइविंग सीट पर गायत्री थी। गायत्री के साथ शिवानी बैठी हुई थी। उसकी नजर रास्ते पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमसे गायत्री, तुमसे पूछ रहे हैं।
मैं तुझे थैंक यू बोलने आई थी कि तूने उस बीसी को मार डाला और 1 महीने की जेल भी भुगत ली। लेकिन पता नहीं तू मुझसे इतनी चिड़ी हुई है कि थैंक यू बोलने आई थी ना, बोलो और जाओ। गायत्री ने हैरान होकर शिवानी की तरफ देखा। तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ, प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारी गंदी हरकतों से है। तुम्हारा ये जो रंडीबाजी वाला नेचर है ना, उससे है। ए शिवानी, ये कैसी भाषा सीख के आई हो जेल से? हाँ, इस तरह के शब्द बोलती अच्छी लगती है लड़कियाँ? भैया जी आप ना चुप ही रहिए। आप पहले ही हम पे हाथ उठाकर अपना कद छोटा कर चुके हैं। अब खुद को इतना मत गिराइए कि हमको आपके ऊपर से चप्पल रख के गुजरना पड़े। भैया जी की ऐसी बेइज्जती शिवानी ने पहले कभी नहीं की थी। वो बिल्कुल चुप हो गए। और तुमने क्या क्या घुल खिलाए हैं ना, हमें सब पता चल गया है। तुम ही थी ना जो मन्नू और उसके पुलिस वाले दोस्त को ब्लैकमेल कर रही थी। गायत्री चौंक गई। मुस्कान भी हैरानी से शिवानी की तरफ देखने लगी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, समझी? हमें सब बताया था उन 2 भाइयों ने। तुम्हारे कपड़ों और पर्स के साथ साथ उसमें फिट कैमरा भी निकाल लिए थे। वो जाने कितने लड़कों को रिकॉर्ड किया था तुमने। तुम्हें तो अपनी करनी का फल मिला था। हम बेकार में तुम्हें बचाने के लिए अपना खून बर्बाद किए। शिवानी की बात का ना मुस्कान के पास जवाब था और ना ही गायत्री के पास। दोनों चुपचाप बैठी रही। आधे घंटे बाद कार हाईवे पर बने एक ढाबे के सामने रुकी। मुस्कान और भैया जी तुरंत कार से बाहर निकल गए, लेकिन गायत्री और शिवानी नहीं उतरी। सुनो, चलो कुछ खा लो। शिवानी सीट पर सिर टिकाए आंख बंद करके बैठी थी। हमें भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। गायत्री ने आगे बढ़कर शिवानी का हाथ पकड़ लिया। सॉरी यार शिवानी, मैं अब ये सब नहीं करती। शिवानी ने आंखें खोली। अब तो साजिद भी नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मर गया वो हमारे हाथों। पर हम अब देखो क्या कुछ करेंगे। अभी जमानत पर है ना हम। जब तक दोबारा अंदर नहीं किए जाते तब तक देखो क्या क्या। गायत्री ने शिवानी के गालों को छुआ तो वो चुप हो गई। फिर उसके बालों में उंगलियां फंसाने लगी। कितनी सुंदर है तू। हाँ, जेल ने कैसा कर दिया तुझे? वैसे अब भी सुंदर है। इधर आ मेरे पास, तेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ। हाथ हटाओ, हमें ये सब पसंद नहीं। ये औरत ही औरत को यहाँ वहाँ छुए तो बड़ा घिना लगता है हमें। और हाँ, ये तू करके बोलना है तो हमें माफ करो। हमें ये भाषा पसंद नहीं। सॉरी। अच्छा एक बात तो बताओ। गायत्री ने हाथ हटा लिया और टॉपिक चेंज करने के लिए बोली। ये दूसरा भाई भी बताया तुमने, वो कहाँ गया? पता नहीं, भैया जी मिल्खा सिंह बने थे उसके पीछे, इनसे पूछो। तुम्हें नहीं लगता कि उसका इस तरह खुला घूमना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? हम तो चाहते हैं ऐसा डेंजर। कोई हिम्मत तो करे। ओह, तुम उसे भी मार दोगी? शिवानी बस मुस्कुराई। मन्नू के बारे में जानकर थोड़ा बुरा लगा। लड़का बुरा नहीं था वो। शिवानी ने गायत्री की तरफ टॉन्ट भरी निगाहों से देखा और बोली। हाँ, लड़का बुरा नहीं था, बस उसकी संगत बुरी थी। गायत्री ने कोई जवाब देने के बजाय अपनी साइड का दरवाजा खोला और ढाबे की तरफ चल दी। इधर दिल्ली में अंकिता के घर में बैठा गौरव वीडियो गेम खेल रहा था जब डोरबेल बजी। उसने कान में हेडफोन्स लगाए थे, इसलिए उसे बेल की टिंग टोंग सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर उसकी नजर मेन डोर पर ब्लिंक करते रेड बल्ब पर पड़ी। उसने तुरंत जॉयस्टिक फेंक दिया और दौड़ के जल्दी से दरवाजा खोला। हाय, सॉरी। सामने अंकिता हाथ में ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। गौरव ने वो सारा सामान उठा लिया। सॉरी क्यों? अरे वो डोर ओपन करने में लेट हो गया ना मैं। इतना लेट तो तुम हमेशा होते हो। कोई नई बात बताओ। क्या नई बात? आज मैंने गॉड ऑफ वॉर 3 का 4th मिशन क्रॉस कर लिया है। ग्रेट।
अंकिता दरवाजे की तरफ टर्न हुई और रेड बल्ब को देखने लगी। ये बल्ब काम करता है? अरे और नहीं तो क्या, इसको लगाने में 3 बार करंट लगा है मेरे, लेकिन अब बिल्कुल मस्त जलता है। आपके आते ही जलने बुझने लगा। तभी लेट हो गए गेट खोलने में। हाँ, गौरव जल्दी से किचन में गया और कॉफी मशीन ऑन कर दी। वो एक्चुअली मैं गेम में इतना इन्वॉल्व था ना कि बल्ब देखा ही नहीं। फिर क्या फायदा हुआ इसका? हाँ, अरे हुआ ना, अगर ये ना होता तो आपको फोन करना पड़ता, और फोन मेरे बेडरूम में रखा था। एनीवेज, ये सब छोड़ो और बताओ जॉब मिली कि नहीं? अंकिता भी उसके पास किचन में आ गई। नहीं यार, अभी कल ही तो मेरा FNF हुआ है इजी क्लेम से। आज फर्स्ट इंटरव्यू था यार, वो भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आपको कम से कम इंटरव्यू तो मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिल रहा है। तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है यार। मेरा सजेशन मानो, जहाँ भी काम मिले वहाँ कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर चला जाऊँ। व्हाट? वहाँ क्यों? पता नहीं क्यों, ऐसी फीलिंग आती है कि मन्नू सर अभी मरे नहीं हैं। आपके मेजर ने कोई कवर अप किया है। ओहो, तुम भी मनु के पापा की तरह बात कर रहे हो। वो भी फोन करके बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जब मेरा बेटा मरा है तो उसकी बॉडी कहाँ है। अब मैं कहाँ से लाऊं बॉडी? मैंने भी तो बस फोटोज ही देखी थी। एनीवेज, मैं कभी कश्मीर गया भी नहीं, इसी बहाने घूम भी लूंगा। अरे यार, ऐसे घूमने वाली जगह नहीं है वो। अपने मम्मी पापा को क्या बोलोगे? पापा तो अब बात करते नहीं, मम्मी से कहते हैं कि तू भी बात मत किया कर, तेरे पल्लू में घुसा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और मम्मी से मेरी लगभग रोज ही बात होती है, बट उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया गौरव। मनु अब नहीं है, वो चला गया है यार। गौरव ने मोबाइल खोला और एक पुरानी न्यूज अंकिता के सामने की। ये देखो, आज सुबह मैं एक मीम देख रहा था तो इस न्यूज के बारे में पता चला। उस मिलिट्री ने एक आदमी को डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो 5 साल बाद जिंदा निकला। बताओ कैसे? कैसे? ऐसे कि वो कभी मरा ही नहीं था। यूएस मिलिट्री उसे अपने सीक्रेट एजेंट की तरह यूज कर रही थी, समझी? यू मीन मनु भी ऐसे ही किसी सीक्रेट मिशन पर होगा? पता नहीं, जब से यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेलने लगा हूँ ना, तब से तो मुझे हर कोई मिशन पर ही आया गया लगता है। और कोई बात भी है क्या? हाँ, मन्नू सर की एक बहन थी मिंकी, उसका कॉल आया था मुझे। व्हाट? उसने तेरा नंबर कहाँ से निकाल लिया? गौरव अंकिता के सामने कश्मीर जाकर मनु को ढूंढने के रीजन गिरा रहा था, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि उसके पास मिंकी का कॉल आया था। मेरा नंबर कहाँ से लिया उसने, ये तो नहीं मालूम। हाँ, शायद इजी क्लेम्स के ऑफिस से लिया हो। आफ्टर ऑल सबको पता है कि मैं और मन्नू सर भाई जैसे थे। क्या कह रही थी वो घर से भाग गई थी। उसको डर था कि घर में किसी एक को भी पता चल गया ना कि उसका अफेयर चल रहा है तो वो उसे मार डालेंगे। अब वो भाग तो गई, लेकिन ना लड़का कुछ कमाता था और ना ही उसके पेरेंट्स इतनी छोटी बहू के लिए प्रिपेयर्ड थे। ओह नो, मतलब वहाँ जाके मारपीट होने लगी? नहीं, मारपीट तो नहीं, पर ये पढ़ना चाहती थी। हो सकता है लड़के ने बोला हो कि आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन खुद साला चौथी फेल होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा पाया। वैसे खुद भी पढ़ सकती थी वो, आजकल तो गूगल से वो। ओह बेवकूफ आदमी, पढ़ाने का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना। ओह ऐसा क्या? वैसे एक और प्रॉब्लम थी। क्या? लड़की की फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कोई मन्नू सर के पापा से भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। मुझे आइडिया ही नहीं था। ओह, अब वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि एक बार मन्नू भैया से बात हो जाए उसकी। व्हाट? बात हो जाए मतलब? उसको पता नहीं कि उसका भाई अब नहीं रहा? अरे नहीं, वो खबर तो सारे रिश्तेदारों में फैल गई है। ऑल्दो मन्नू सर के खड़ूस पापा मानने को तैयार ही नहीं है, पर बाकी सब समझ गए कि मन्नू सर अब नहीं आने वाले। तो फिर बात कैसे कराएंगे? अरे यही तो वो राज की बात है जिसे सुनकर आप हंस पड़ोगे। ओह गॉड, अब हंसना भी है यार। ठीक है तो लो हंसो। मिंकी कहती है कि मनु भैया से एक बार बात करवाओ। तो मैंने उससे पूछा कैसे, मतलब कैसे बात करोगी? तो वो बोली कि उनकी बॉडी जहाँ दफनाई गई है ना, वहाँ एक तांत्रिक को लेके जाओ और फिर वहाँ। व्हाट?
होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी प्रोसेस दिस फर्स्ट। हाँ, मनु की बॉडी के पास तांत्रिक को ले जाएं और क्या बात करवाएं? यही कि मनु भैया, आपने मेरे लिए जो 2 लाख रुपए जमा करके रखे थे वो कहाँ पे है? अंकिता ने पहले सरप्राइजिंग फेस बनाया, फिर वो इतनी जोर से हंसी कि गौरव डर गया। सीरियसली? इज शी सीरियस? वो खुद अपनी बात सुन पा रही है? हाँ? गौरव भी मुस्कुराया। हाँ, तो अब उसने जो बोला मैंने वो बता दिया। लड़की को पैसे की जरूरत है और मनु सर उसकी लास्ट होप है। तो इसलिए कश्मीर जाना चाहता है, मनु की कब्र पर तांत्रिक के साथ झिंगा लाहू करने? हाँ? अरे नहीं नहीं, जिंगा लालाहू आदिवासी करते हैं, तांत्रिक लोग ओम भट्ट स्वाहा करते हैं। बट एक कंफ्यूजन है मुझे। एक? यहाँ तो पूरी स्टोरी ही कंफ्यूजिंग है। अरे नहीं, चलो एक बार को मान लो कि ये बात सच है, लेकिन फिर भी मैं कश्मीर में कोई तांत्रिक कैसे ढूंढूंगा? वहाँ तो सब पठान वठानी होते हैं ना। तू ना पागल है भाई, और हंसा हंसा कर मुझे भी पागल बना देगा। चल आजा, खाना बनाते हैं, और उसको फोन करके बोल दियो कि तांत्रिक छुट्टी पर गए हुए हैं। जब से अंकिता की जॉब गई थी, उसने अपने सारे स्टाफ को भी टेम्पररी लीव दे दी थी। गौरव ने जो बात ऐसे ही खुद को मॉडेस्ट कहने के लिए अंकिता से इजी क्लेम के ऑफिस में कही थी, अब वही बात सच हो रही थी। गौरव घर की सफाई, धुलाई और किचन में खाना बनाने तक हर काम में हेल्प कर रहा था। बस उसे अब तक अंकिता के कपड़े धोने का मौका नहीं मिला था। अरे आप हंसो मत, मैं सीरियस हूँ। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी बॉडी ढूंढकर उस पर तांत्रिक के साथ फोन अ फ्रेंड करने के लिए नहीं, बल्कि उनको जिंदा ढूंढने के लिए। तू पागल हो गया है यार। जॉब नहीं है मेरे पास, सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तेरे मामा साले रायजादा ने मार्केट में मेरी पता नहीं ऐसी कौन बुराई की है कि जो इन्वेस्टर मुझे मेरी अपनी कंपनी खोलने के लिए फंड देने वाला था ना, वो भी अब बैक कर गया है। ऐसे में तुझे विंटर ट्रिप चाहिए? सॉरी भाई, नॉट पॉसिबल। अरे ऐसा मत करो मैम, आप कहो तो मैं अकेले खाना बना देता हूँ। आप बस मुझे 10,000 दे दो, मैं उतने में ही गुजारा कर लूंगा। पागल है क्या? इतने की तो फ्लाइट मिलेगी तुझे। और ये तो प्लीज खाना मत बना, ये काम हम मिलके करेंगे ना तो ही बढ़िया रहेगा। गौरव अंकिता के सामने हाथ जोड़ने लगा। अरे सुनो तो, अरे मैं कपड़े धो दूंगा पक्का, बढ़िया से, अच्छे से, और मैं 10,000 में चला लूंगा। अरे मुझे फ्लाइट से थोड़ी जाना है, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर लूंगा। ओहो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तू उसको इतना सीरियस क्यों ले रहा है? अरे नहीं, मैं किसी को सीरियस नहीं ले रहा अंकिता मैम। मैं 1 महीने से घर में बैठे बैठे पक गया हूँ। इजी क्लेम्स की जॉब ने और मन्नू सर ने घूमने की ऐसी गंदी आदत लगा दी है ना कि अब तो मुझे सपने में भी ट्रेन आने लगती है। मुझे प्लीज जाने दो। ओहो, जिद नहीं करते बेटा, सोचने दे मुझे एक रात। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, इतना तो खर्च करती हो आप। बस 10,000 की बात है, वो भी आप उधार पे दे रही हो ना। ओहो, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है गौरव। बात ये भी है कि अब मुझे तेरी आदत पड़ गई है। तेरे साथ रहना इजी है, तू सारे काम भी कर देता है और तुझसे बात भी हो जाती है। मुझे तो लगता था कि मनु के सिवा मैं इस घर में किसी को 2 दिन से ज्यादा नहीं झेल पाऊंगी, पर तेरे साथ रहने में मजा आ रहा है यार। तू अपनी लिमिट में भी रहकर ओपन रहता है, हर तरह का मजाक करता है, बट कभी मिसबिहेव नहीं करता। अंकिता मैम, आप मुझे मिस करोगे मतलब? आपको याद है जब फर्स्ट टाइम आपको और मनु सर को मैंने वॉशरूम से निकलते देखा था ना, तो मैंने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी ताकि आप मुझसे भी सेट हो जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन आप अपने आप ही सेट हो जाओगी। अंकिता ने तुरंत उसके हाथ पर एक थप्पड़ मारा। कमीने, अभी तेरे लिमिट की तारीफ की है मैंने। मैं तुझसे सेट नहीं हो रही, बस बता रही हूँ कि तेरी कंपनी अच्छी है, सेफ है, और तू घर के सारे काम भी कर देता है। अब तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? आप भी पीछे पीछे कश्मीर आ जाना। व्हाट? पागल है क्या? मैं तेरे पीछे पीछे आके क्या करूँगी? ओहो, तो साथ साथ चल लो। हाँ आओ ना, बजट ट्रिप करते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि बजट में ट्रिप करो तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, तू और तेरा इंस्टाग्राम। चल अनियन काट छोटी छोटी। गौरव का सारा एक्साइटमेंट फुस हो गया। वो चुपचाप सब्जियां काटते हुए अचानक रूठे हुए बच्चे की तरह बोला, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ, मैं कल सुबह कश्मीर जा रहा हूँ, और अगर आपको मुझ पे प्यार आ जाए ना तो साथ चल लेना, और अगर तरस आ जाए तो 10,000 रुपए टेबल पे रख देना, और अगर वो भी नहीं आता ना
तो मुझे भूल जाना, मैं विदाउट टिकट ही चला जाऊंगा। अंकिता ने गौरव का मुंह देखा। वो किसी छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। कश्मीर की बर्फीली हवाओं में कैंप के बाहर खड़े होकर मेजर राजदीप स्मोकिंग कर रहा था। उसके साथ जुबैदा खड़ी कांप रही थी। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, यहाँ तो बर्फ बन जाएंगे। मेजर राजदीप राणा का खून जमा सके इतनी सर्दी तो अंटार्कटिका में भी नहीं पड़ती लड़की। जुबैदा कुछ ना बोली। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे फेवरेट पेशेंट का क्या हाल है? फेवरेट तो नहीं साहब, वो भी वैसे ही है जैसे बाकी पेशेंट हैं। मेजर ने जुबैदा को घूर के देखा। ठीक है साहब, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। उसके जख्म बहुत जल्दी भर रहे हैं। इस मौसम में अगर उसे बाहर ले आऊं तो क्या लगता है वो जिंदा रह पाएगा इस मौसम में बाहर? क्या साहब जी? वो जिंदा रह पाएगा इस मौसम में बाहर, या फिर और घनी वादी में जहां बर्फ गिरनी शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती? ओहो, नहीं साहब, इतने में तो पक्का मर जाएगा। क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि वो ठीक हो गया है। ठीक हो रहा है, हुआ नहीं है। यूँ समझो कि उसकी बॉडी में हम जो भी ग्लूकोज और विटामिन डाल रहे हैं ना, उसका 80% तो बॉडी हील होने में ही खर्च हो रहा है। अब 20% एनर्जी से कितनी देर जिंदा रहेगा, आप ही बताओ। ठीक है, जाओ उसकी केयर करो, और केयर करो, इतनी केयर करो कि वो कल ही ठीक हो जाए। कल तो नहीं, पर इस हफ्ते में चलना फिरना शुरू हो सकता है उसका। इस हफ्ते में? अच्छा, देखो जुबैदा, जितनी जल्दी वो ठीक होगा उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ साहब। गुड, नाउ लीव। साहब, एक बात पूछूं? मेजर ने आंखें टेढ़ी करके जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा हिचकिचाते हुए बोली, कोई बोला कि आप अगले महीने इस कैंप से चले जाओगे। कौन बोला? नाम बताओ मुझे। कोई नहीं सर, कोई नहीं, यूं ही मुझे लगा। मैं जाती हूँ। जुबैदा जाने के लिए घूमी। मेजर ने उसे आवाज दी। जुबैदा, वेट, टर्न अराउंड। वो जाते जाते रुकी, फिर मेजर की तरफ पलटी। You know who I am? I am Major Rajdeep Rana, a true soldier of Indian Army. And you know what this means? जुबैदा को सिर्फ आधी बातें समझ में आ रही थी। It means I know how to keep a promise. मैं यहाँ रहूं या कहीं और, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है वो इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई शक? नो सर, नो। मेजर फिर वादियों की तरफ देखने लगा। जुबैदा हूं सुनते ही वापस अंदर कैंप में आई और सीधे मन्नू के पास पहुंची। मन्नू अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लेट जाइए, आपके जख्म अभी ताजे हैं। कुछ नहीं होगा मुझे, निश्चिंत रहो। मैं बस थोड़ी बाहर की हवा खाना चाहता हूँ। जुबैदा ने जबरदस्ती मन्नू का हाथ पकड़ा और उसे लिटा दिया। मैंने कहा ना, आप अभी चलने फिरने के लिए तैयार नहीं हैं। आराम कीजिए, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। मन्नू ने मुस्कुराते हुए जुबैदा की तरफ देखा। उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। क्या? कहिए ना, कुछ चाहिए? मन्नू ने हाँ में सिर हिलाया। क्या? बताइए। मन्नू ने अपने राइट हैंड की पहली और दूसरी उंगली बंदूक बना के उसके होठों पर रख दी। हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने तुरंत मन्नू का हाथ अपने होठों से हटा दिया और उससे थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। मन्नू मुस्कुराया, फिर उसने वही दोनों उंगलियां अपने होठों पर रख के इशारा किया। ओह, ये चाहिए आपको? मन्नू ने पहले अपने राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स जुबैदा के होठों पर रखी तो उसे लगा कि मन्नू किस करना चाहता है। जुबैदा घबरा के दूर हो गई, पर जब दूसरी बार मन्नू ने अपने होठों पर दो उंगलियां बड़े स्टाइल से रखी तो वो समझ गई। ओह, आपको सिगरेट चाहिए? मन्नू ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। माफी चाहूंगी, मैं आपको ये जहर नहीं दे सकती। इधर मना है, सिर्फ मेजर साहब ही पी सकते हैं। मन्नू ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, मुझे उन्हीं का सिगार चाहिए। हाँ,
आपको कैसे पता कि वो सिगार पीते हैं? मुझे महक आ गई थी। क्या तुम मेरे लिए उनका सिगार ले आओगी? ना बाबा ना, बहुत मुश्किल है। उनके सामान में हाथ डालने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकती। मनु अपनी आंखों में दिल उतारते हुए बोला। मेरे लिए भी नहीं? ओहो, आप मरवाओगे मुझे। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी। जुबैदा कुछ सेकंड्स तक मनु को देखती रही, फिर वहां से बाहर चली गई। रात का सन्नाटा हो चुका था, तेज हवाओं की आवाज आ रही थी। कैंप में जितने भी पेशेंट्स थे सब सो चुके थे। पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया था। जो नहीं भी सोए थे वो भी बिल्कुल शांत बैठे अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। उनमें से एक मनु भी था। उसने बहुत लंबा झूठ बोला था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसे अपने घर जाना ही होगा। तब वो बाप से क्या कहेगा? तभी उसके कैंप के अंदर जुबैदा आई। उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। ज़ुबी, तुम हो क्या? हनी, मैं हूँ। आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा। इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मन्नू के मन में रोमांटिक ख्याल लगे। वो समझ रहा था कि उस पर दिलो जान से विदा एक नर्स रात के सन्नाटे में क्यों आएगी। फिर भी उसने पूछा ताकि जुबैदा अपने मुंह से उससे कह सके। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। ये ख्वाहिश तो मैंने तुमसे बोली भी नहीं। तुमने मन की बात सुन ली क्या? जुबैदा को मन्नू का सरकाज़म समझ नहीं आया। उसने अपने व्हाइट कोट की पॉकेट से एक सिगार निकाला और मन्नू को पकड़ा दिया। ओह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इल्हाम नहीं था कि आप स्मोकिंग भी करते हैं। स्मोकिंग? ओह स्मोकिंग? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, पर सिगार की खुशबू अच्छी लगती है। लाओ माचिस दो। अरे वो तो मैं भूल गई। ये तो भारी मिस्टेक हुई तुमसे। अब इसकी तो सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। जुबैदा ने टॉर्च अपने हाथ से कवर कर ली और मन्नू के पास आई। क्या सजा देंगे आप? जो भी कहे हमें मंजूर होगा। मन्नू के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा उसके जख्मों की जलन भी बढ़ने लगी। नहीं, अभी नहीं, तुम जाओ, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जुबैदा ने टॉर्च बंद की और मन्नू के कान के बिल्कुल पास आ गई। क्या कयामत आ जाएगी, कहिए। मन्नू ने आंखें बंद कर ली। एक लंबे टाइम से उसने किसी लड़की को छुआ नहीं था। मन्नू का मन डोलने लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे वुंड्स अभी फ्रेश हैं। जुबैदा ने आंखें बंद करके मन्नू के गाल पर प्यारा सा किस किया। आप अच्छे बंदे हो, ऐसे ही रहना। जुबैदा उठ के जाने लगी। मन्नू ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मैं अच्छा ना रहूं तो? जुबैदा ने टॉर्च ऑन कर दी। तो मेरे पास रहना, मैं अच्छा बना दूंगी। जुबैदा ने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर भाग गई। मन्नू कुछ देर तक स्माइल करता रहा, फिर उसने सिगार जोर से सूंघा और अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। सुबह सुबह 5 बजे गौरव की नींद खुली। उसने आसपास देखा, वो जिस ब्लैंकेट को ओढ़कर सो रहा था वो बेड के नीचे पड़ा था। रात में उसे गर्मी लगी होगी तो उसने लात मार के गिरा दिया था। भुनभुनाते हुए गौरव ने ब्लैंकेट ओढ़ा ही था कि उसे सुसु आ गई। अरे क्या मुसीबत है यार, मैं खुद ही अपने आप को चैन से सोने नहीं दे रहा हूँ। गौरव जैसे ही बाथरूम से बाहर आया उसे खड़ी दिखी। अरे यार 5 बज गए, मैंने तो अंकिता मैम को धमकी दी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और हॉल में लगी डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। वहां 10,000 को छोड़ो 10 रुपए का सिक्का भी नहीं रखा था। बता यार, इतनी लंबी छोड़ दी, अब इतनी ठंड में कश्मीर तो छोड़ो, घर से बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो ये इतने ताने मारेगी ना कि मेरे कान बंद हो जाएंगे। क्या करूं अब? गौरव को अपना ब्लैंकेट दिख रहा था। उसकी बॉडी कह रही थी कि वापस अंदर घुस जा और 10 बजे से पहले बाहर मत निकल, लेकिन उसका ब्रेन बेइज्जती से डर रहा था। गौरव ने सबसे पहले तो ठंड से बचने के लिए एक और पैजामा पहना, फिर ऊपर से जैकेट डाल ली और रूम से बाहर आया। वो धीरे धीरे चलता हुआ अंकिता के रूम तक पहुंचा। रूम डोर हल्का सा खुला हुआ था
लेकिन अंदर अंधेरा था। हेलो अंकिता मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ओह, ये तो उठ भी नहीं रही है। गौरव दरवाजा बंद करके जाने लगा ही था कि अंकिता के कमरे का बाथरूम खुला। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ भाग रहे हो? अंकिता के सर पर टॉवल बंधा हुआ था, उसकी बॉडी पर भी टॉवल लिपटा हुआ था। इतनी सर्दी में वो हॉट शावर लेकर आई थी। पानी शायद बहुत गर्म था क्योंकि बाथरूम से भाप बाहर निकल रही थी। गौरव ने अंकिता को पहले कभी टॉवल में नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी रह गई। वाह, आप कितने सेक्सी लग रहे हो। शट अप, मैम भी कहता है और फ्लर्ट भी करता है। हाँ जा जल्दी से रेडी हो, हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। सच में? ये मैं अभी आता हूँ। गौरव तुरंत अपने रूम में घुस गया। ठीक 6:30 पर डोर लॉक करके गौरव और अंकिता कैब लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। गौरव के पास एक छोटा सा बैकपैक था, वहीं अंकिता के पास एक मिड साइज का ट्रॉली सूटकेस, एक बैकपैक और एक हैंडबैग था। इतना सामान वो सिर्फ एक हफ्ते के स्टे को सोच कर ले जा रही थी। वैसे आप हमेशा ट्रैवल करते टाइम इतना ही सामान कैरी करते हो क्या? शट अप, वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। फिर एक बैग ही तो है। एक बैग है, एक सूटकेस है और एक बैकपैक है। सब एक एक ही है। टोटल करो तो 3 हो जाते हैं। अरे पर टोटल करना ही क्यों? तू ना बहुत बोलता है यार, चुप हो जा। तेरी वजह से ही जा रही हूँ मैं। गौरव चुप हो गया। उसको दिल्ली की सुबह की ठंड अच्छी लग रही थी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अरे मैम, आपको मनु सर की वो गर्लफ्रेंड याद है जिसको मैं भाभी कहा था? मुझे क्या पता तू किसको भाभी बोलता था। फिर कोई एक गर्लफ्रेंड हो तो याद भी रहे। अरे वो जो उनकी सबसे एंशिएंट गर्लफ्रेंड थी। ओह, शिवानी। हाँ, शिवानी भाभी। वो बहुत मस्त थी। उनके और उनके चाचा के साथ मैं बिहार में रहा था। क्या मस्त दिमाग चलता था उनका, अमेजिंग। अचानक उसका नाम क्यों लिया तूने? न्यूज देख के। वो जेल चली गई थी। कल के न्यूज में आया कि उनकी बेल हो गई है। जेल? शिवानी? हाँ यार वो तो कितनी स्वीट लेडी थी। क्या कहा आपने? स्वीट? अरे कुछ ज्यादा ही स्वीट थी वो। उनके ऊपर जो केस लगा था ना, आपको पता है किस बात का था वो? उन्होंने चश्मे की डंडी से एक लड़के का मर्डर कर दिया था। व्हाट? दिखा मुझे। गौरव मोबाइल में न्यूज ढूंढने लगा। मैं उसे जानती हूँ यार, वो तो बहुत सीधी लड़की थी। मनु उससे हमेशा झूठ बोलता था। इनफैक्ट वो एक बार ऑफिस में भी आई थी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उस पर ना जरूर झूठा केस लगा होगा। हाँ, क्यों नहीं। आपको याद है ना कि मेरी चेस्ट में एक बुलेट का मार्क है? वो गोली शिवानी भाभी ने तो चलाई थी। अंकिता के मुंह से अब कोई सवाल नहीं निकला। वो एकटक गौरव की तरफ देखती रही। गौरव ने वो न्यूज लिंक अंकिता को भेज दिया। अंकिता ने शिवानी की फाइल फोटो देखी तो पहचान ही नहीं पाई। ये वो सुंदर सी गुड़िया जैसी शिवानी नहीं थी जो इतना भी नहीं जानती थी कि मेट्रो से नोएडा कैसे आया जाता है। ये कोई और ही थी। सुबह 7 बजे भैया जी उठे तो देखा शिवानी घर के बाहर जल रही लकड़ियों में हाथ ताप रही थी। उसका चेहरा लटका हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद और गुस्सा दोनों भरे पड़े थे। भैया जी शिवानी के पास पहुंचे। बहुत जल्दी जाग गई कि सोई ही नहीं है? शिवानी ने उनको एक लुक दी, पर कोई जवाब नहीं दिया। भैया जी उसके पास ही बैठ गए। क्या बात है बिटिया, हमने मार दिया तो इतनी नाराज हो गए कि अब बोल भी नहीं करेगी? आपसे नहीं, खुद से नाराज है भैया जी कि हमने ऐसा काम ही क्यों किया कि आपको हाथ उठाना पड़ा। आप तो देवता समान व्यक्ति हैं। हमें आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। बस तुम्हें एहसास है ना, यही बहुत है। इतना दिल छोटा ना करो। जाओ, मौका लगे तो गायत्री से भी बोलचाल लेना। उसने बहुत जोर लगाया है तुम्हारी जमानत के लिए। क्यों माने? तुम्हारा जमानत करवाना था कि नहीं? क्यों करवाना था? ऐसा क्या एहसान कर रहे हैं हम समाज पर बाहर आके? भैया जी की समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे मनाए। उन्हें लगा कि शिवानी अब जीने की आस ही खत्म कर चुकी थी। हम जब अंदर थे ना, तो हमारी बहुत सी लड़कियों से, मोटी भैंसी औरतों से, पुलिस वालियों से खूब लड़ाई हुई।
एक बार तो हमारा कपार भी फट गया, पर हम डरे नहीं। हमें यही लगता रहा कि इनको तो साला पटक के मारेंगे। तो अब क्या हुआ है, हमें बताओ। शिवानी की आंखों में आंसू आने लगे। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। रुचि का जानकर तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मतलब हम बाहर आकर क्या करेंगे? सारी जिंदगी अपना केस रफा दफा करने में लगे रहेंगे। तारीख पे तारीख आता रहेगा, यही ना? भैया जी उसके आंसू पोंछने लगे। अंदर थे तो एक चैलेंज था कि कैसे भी करके बाहर निकलना है। अब बाहर आ गए हैं तो क्या करें बताइए? वो जो साजिद का भाई था, क्या नाम था उस कुत्ते का, उसको ढूंढें, मारें और फिर अलग केस में जेल जाएं। घर परिवार के पास भी जाने की इच्छा नहीं है। पापा पहले ही हमें मरा मान लिए। बुआ और मम्मी सारी प्रॉपर्टी कब्जाने में लगी हैं। बताइए करें तो क्या करें? नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। जो बीत गई उसे बिसार दो। हम कुछ कहें तो हमारी मानोगी? भैया जी ने शिवानी को गले लगा लिया। कहिए, आप जो कहेंगे वही करेंगे। कोई अगर मगर नहीं बोलेंगे। आप कहिए। कहीं घूमने चले जाओ, तुम्हें हमेशा से पसंद भी था। जाओ, घूम जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा और पुरानी बातों को दिल से निकालने में सहायता भी मिलेगी। शिवानी ने सर उठा के देखा। कहाँ जाए हम, बताइए? आप तो बोले हम केस की वजह से बिहार से बाहर नहीं जा सकते। भैया जी मुस्कुराए।